दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट टू क्रिएट। दोस्तों आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है अखंड भारत का। अखंड भारत दोस्तों, अखंड भारत इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो ये अखंड भारत की जो शुरुआत करी गई थी अखंड भारत, वह अखंड भारत की शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने करी थी। आचार्य चाणक्य का नाम आप लोग जरूर जानते होंगे, उनको हर कोई जानता है, भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी लोग उनको जानते हैं। एक बहुत ही राजनीतिक थे वो और उनको हर चीज में जानकारी थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो है उन्होंने स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त को उन्होंने अपने विचारों से और अपने जो उनके सूत्र होते हैं उन सूत्रों से राजा बनाया था, युद्ध जितवाया था। तो आज उसी अखंड भारत के बारे में जानेंगे कि अखंड भारत में क्या क्या हिस्से हुआ करते थे, जो कि आज आप भारत जो देख रहे हो कितना छोटा हो गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये गलती हुई है। वैसे काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैंने अपनी इस स्टोरी को तैयार किया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मेरे पास में ये नोट्स बना हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, और जिले के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितने जिले हमसे अलग हो गए अब तक, जितने हमारे अखंड भारत में जो थे वो शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान आज आप देख रहे हो अपने इंडिया से बाहर है, वह अफगानिस्तान नहीं, इराक तक को, ईरान तक को अपनी भारत की सीमाएं छूती थी। इतनी बड़ी हुआ करती थी भारत की सीमाएं। चलिए स्टार्ट करता हूं। 12 बड़े राज्य और 24 प्रांत हैं अफगानिस्तान के अंदर में, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। अब ध्यान देना, अब ब्रिटिश काल में 1834 में अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाया गया और 18 अगस्त 1919 को इसे भारत से अलग कर दिया गया। और ईरान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान को भारत से अलग कब किया गया और कैसे किया गया। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है म्यांमार, जिसे उस टाइम में बर्मा कहा जाता था। बर्मा से उसका नाम म्यांमार पड़ गया। म्यांमार के जो वहाँ के ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म के हैं दोस्तों, अभी भी हैं। अंग्रेज़ों ने 1852 ईस्वी में म्यांमार पर अपना अधिकार कर लिया और 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया। 1989 में यहाँ का नाम म्यांमार रख दिया गया ताकि गुलामी के उन दिनों को वह लोग भुला सकें। म्यांमार में एक लंबे समय तक आर्मी का राज रहा है। साल 1962 से लेकर के 2011 तक आर्मी और जनता की तानाशाही रही है। 2010 में अचानक से चुनाव होते हैं और चुनाव में एक नागरिक सरकार बनती है जिसे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को राज करने का सबसे पहला मौका मिला। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर नागरिक सरकार बनने के बाद में भी जो असली पावर रही वह आर्मी के ही पास में रही, किसी नेता के पास में या किसी भी उनके चुनिंदा विधायकों के पास में जो भी थे उनके पास नहीं रही थी। और म्यांमार में दोस्तों आपके 8 जिले आते हैं जो कि अपने भारत में कभी हुआ करते थे। और लास्ट वाले सुनना, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है दोस्तों। तीसरे नंबर पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों तृतीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। 1972 को इसका नाम सीलोन था। हिंद महासागर में भारत से अलग हुआ एक द्वीप है जिसका नाम श्रीलंका था। यहाँ की दूरी भारत से लगभग 32 किलोमीटर की है। 1978 में इसका नाम लंका पड़ा था। सम्मान सूचक की दृष्टि से इसके आगे श्री लगा दिया और फिर लंका हो गया। टोटल श्रीलंका इसका नाम बन गया। प्राचीन समय से ही भारत से काफी अटूट संबंध रहा है। और अगर यहाँ की भाषा की बात करी जाए तो यहाँ सिंगला और तमिल भाषा बोली जाती है श्रीलंका के अंदर में। और श्रीलंका के अंदर में 25 जिले हैं दोस्तों जो अपने भारत में ही आते थे वो भी। तो सोचो कितना बड़ा हुआ करता था अपना भारत। और साथ में आपको ये भी यहाँ पता चल रहा है कि भारत अलग कब हुआ। और इसी श्रीलंका से जुड़ी एक और जानकारी है दोस्तों जो मैं आपको बता दूं। श्रीलंका में जिसने मतलब भारत को जो श्रीलंका में मिला लिया था उस व्यक्ति का भी नाम सुन लो। दक्षिण भारत चोल साम्राज्य का शासक 1014 यानी 1014 ईस्वी में बना राजेंद्र प्रथम ने 1019 में लंका पर चढ़ाई कर दी
और वहां के राजा महेंद्र प्रथम को बंदी बना लिया और पूरा श्रीलंका अपने भारत में मिला लिया, भारत के साम्राज्य में मिला लिया। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि श्रीलंका किस तरीके से अपने भारत में मिला। चौथे नंबर पर बात करूंगा भूटान की। भूटान दोस्तों 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान को वो सारी जमीनें लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया कि मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो सोच सकते हो भारत कितना दयालु पहले भी रहा है और आज भी है। शुरू से उनकी जमीनें भी दे दी और उसके बाद में रक्षा का और हर तरीके से उनको वचन भी दे दिया कि उनकी सेफ्टी करूंगा मैं। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे आ जाता है तिब्बत। तिब्बत में दोस्तों 6 जिले हैं। तिब्बत सुनना ये भी काफी इंटरेस्टेड है। 23 मई 1951 तिब्बती लोग इस दिन को काला दिन मानते हैं, वहीं चीनी लोग इसे शांति के प्रयासों वाला दिन मानते हैं। तिब्बत में चीन के साथ एक समझौता किया और साइन कर दिया। इस समझौते का चीन ने भारत पर कब्जा अपना पूरा कर लिया, जो साइन कर दिया था उस पर कब्जा कर लिया तिब्बती लोगों ने। और 1912 में 13वें धर्मगुरु दलाई लामा थे। दलाई लामा 1959 में एक खबर मिली कि दलाई लामा को चीनी सरकार बंधक बनाने के लिए जा रही है। आम जनता यह जानती थी कि दलाई लामा को चीनी सरकार पकड़ लेगी और वहां के सैनिक या जो भी उनके सुरक्षा कर्मी हैं वह दलाई लामा को नहीं बचा पाएंगे। तो लास्ट में दलाई लामा को सुरक्षा की नीति से सैन्य के कपड़े पहना करके तिब्बत की राजधानी लहासा से भगाकर भारत में भेज दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण भी दी। कहा जाता है कि 1962 की जो लड़ाई हुई थी चीन के साथ में, उसका यह मुख्य रीजन था जो भारत ने दलाई लामा को अपने भारत में शरण दिया था कि आप यहाँ रह सकते हो। दलाई लामा आज भी भारत में ही रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का सागर, और यह बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये तिब्बत की आपको पता चल गया। अब 6ठे नंबर पे दोस्तों बहुत ही अहम 6ठे नंबर पे है, आप लोग जरूर इस नाम को हर कोई जानता है और ये चर्चा में बना रहता है हमेशा नाम, जिसका नाम है पाकिस्तान। इसे कभी लोग सिंध के नाम से जानते थे, पाकिस्तान पहले नहीं था। 1947 में पाकिस्तान बना दोस्तों। पहले इसका नाम सिंध हुआ करता था। 14 अगस्त को काला दिन बताया जाता है, ब्लैक डे बताया जाता है, और 15 अगस्त को अपने भारत देश को आज़ादी मिली थी। और आज़ादी भी क्या थी दोस्तों, उस दिन एक मारकाट हुई थी। उधर के लोगों ने मारा, इधर के लोगों ने मारा और दोनों देशों में खूब लड़ाई हुई और बीच में एक लकीर चली गई। और पाकिस्तान के रूप में लगभग 7,96,000 कुछ वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के रूप में हमारे भारत से अलग हो गया। भारत का एक बहुत ही बड़ा भूभाग पाकिस्तान में चला गया। आप ये सोच लो, अगर जितनी जमीनें पाकिस्तान के पास में गई है, अगर पाकिस्तान चाहे तो उसमें जो है जितना बड़ा आप आज का अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हो, ऐसे ऐसे लगभग 3 से 3.5 उत्तर प्रदेश और खड़े कर देगा वो। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है पूरा वर्ग क्षेत्र पर वो 2,74,000 कुछ किलोमीटर का ऐसे ही है समथिंग में जो है। तो 2 चौके 8 है लगभग। हाँ, 3 साढ़े 3 जो है, जितना अभी पाकिस्तान आप जितना अभी यूपी देख रहे हो, उतनी उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान के पास में जमीन है। मतलब 4 यूपी लगभग बना सकती है, 3.5 यूपी, इतना बड़ा पाकिस्तान है। 22 करोड़ टोटल पाकिस्तान की जनसंख्या है। और पाकिस्तान दोस्तों हमेशा ही लड़ाई करता रहता है, हमेशा ही वॉर करता रहता है, वो हमेशा ही झगड़े में फंसा रहता है, आतंक में फंसा रहता है, ये हम सभी जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान को भारत से कब, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को 1947 में बनाया गया और भारत से अलग कर दिया गया दोस्तों। अब ये जानिए कि पहली बार पाकिस्तान ने भारत के साथ कब युद्ध हुआ था। पहली बार 1948 में युद्ध हुआ था भारत के साथ में, जो कि भारतीय सेना जबरदस्त टक्कर दे रही थी, लेकिन नेहरू जी ने उस टाइम युद्ध विराम लगा दिया, तो दोनों ही आर्मी को रुकना पड़ गया। लेकिन जब तक ये ऑर्डर आता तब तक पाकिस्तान वाले ने पीओके नामक, आप जानते होंगे, सुना होगा आपने पीओके पर उन्होंने कब्जा कर लिया। पीओके का एक नाम बना दिया। पीओके मतलब
पाकिस्तान ऑप्टोमाइज कश्मीर, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, और कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया। वो कब्जा 1948 में बना था, जिसे आप पीओके के नाम से जानते हो। इसके बाद में एक बार 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ में लड़ाई होती है, और इसके बाद में 1971 में लड़ाई होती है, जो कि आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी। बॉर्डर फिल्म उसी 1971 की लड़ाई पे बनी हुई है, लोंगीवाला की पोस्ट पे, जो पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच में होती है, और भारतीय सेना उसमें विजयी रहती है। विजयी भारतीय सेना हमेशा ही रही है पाकिस्तान के साथ में। 1999 में कारगिल का युद्ध होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, कारगिल विजय दिवस। 1999 कारगिल में जीत हासिल करी थी भारतीय सेनाओं ने, और 2019 में फिर वॉर होते होते बच गया पाकिस्तान से। लेकिन आप कह सकते हो कि उस टाइम भी वॉर जैसी स्थिति हो गई थी। अभिनंदन आपको याद होगा, जिसने पाकिस्तान के प्लेन को मार गिराया था, और खुद भी उसका प्लेन ध्वस्त हो गया था पाकिस्तान के गोले से, और वह पाकिस्तान की उसी आज़ाद जमीन, आज़ाद कश्मीर पर गिर गया था, जिसे वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो कि आज़ादी के बाद जबरदस्ती उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। हालांकि पूरा पाकिस्तान ही अपना है, लेकिन उस पर लगा दिया गया, पुलिस स्टेशनों के साइड से निशान बना दिया गया कि इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ भारत, कुछ कहीं रह गया, किसी का खेत कहीं रह गया, किसी का मतलब सब चीज बट गया। और पाकिस्तान के अंदर में दोस्तों 135 जिले हैं और 7 आदिवासी क्षेत्र हैं। तो सोच सकते हो पाकिस्तान में कितने बड़े 22 करोड़ की टोटल आबादी है। तो इसके बाद दोस्तों चलो 7वें नंबर पे आता हूँ। 7वें नंबर पे एक और भूभाग अलग होता है अपने भारत से, जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में दोस्तों लगभग 64 जिले हैं। 1971 में बांग्लादेश के रूप में भारत से अलग हो गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाक पूर्वी और पश्चिम हिस्सों में बंट गया था, लेकिन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के रूप में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था। पूर्वी पाक आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश के हिस्से में पाक सेना ने बर्बरता के चलते 3/12/1971 को भारतीय सेना ने हमला बोल दिया, और इसके बाद समझौते का दौर शुरू हुआ। इन्हीं में से एक है दिल्ली समझौता। 28 अगस्त 1973 को भारत पाक बांग्लादेश के बीच दिल्ली समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समझौता दिल्ली में हुआ था, और उस समय 3 देश के विदेश मंत्रियों के बीच में दिल्ली में ही इस समझौते पर साइन हुआ था कि अब ये बांग्लादेश बन गया है। और इसको त्रिपक्षीय समझौता भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रिलाटरल एग्रीमेंट बोला जाता है। अब दोस्तों 8वें नंबर पे, जो कि बहुत ही अहम, ये सुनो आप, यही सबसे मेन है दोस्तों। मेन तो सभी थे, सभी भारत का हिस्सा थे, लेकिन अब जो आप सुनोगे एक बार को आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो हाँ दोस्तों, ये भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। और आज भी पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। वह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसका मैंने नाम लिखा नहीं है, और एंकोर कुछ ऐसी उसका नाम है। अभी आपको स्क्रीन पे आ गया होगा उस मंदिर का क्या नाम है, कैसा दिखता है। पूरे दुनिया में ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और हिंदू जगह का भी कभी केंद्र ये सब हुआ करता था। सब कुछ सोचो भारत कितना बड़ा था। चलिए मैं अब उन नामों को स्टार्ट करता हूँ बोलना। मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सभी भारत के ही साम्राज्य में आते थे। और आज का भारत तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना छोटा हो गया है, और दिन पर दिन छोटा ही होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी स्थितियाँ ठीक है। 1971 के बाद से कोई भी ऐसा भूभाग भारत से अलग नहीं हुआ है जिसकी कोई चर्चा करे। और मैं यही चाहता हूं कभी दोस्तों भारत से कोई भूमि अलग हो भी ना। जो भूमि बल्कि हमारी हमसे चली गई वापस, छिन गई वापस, वह भूमि भी सरकार को वापस लेने की प्रयास करनी चाहिए, और वापस लेके रहना चाहिए उसको। जैसे कि पीओके ले सकते हैं अपना, पाकिस्तान पर भी अपना जो है दबाव बना करके पाकिस्तान को भी वो लोग चाहे तो ले सकते हैं। जो भी है मतलब उनको कोशिश करनी चाहिए लेने के लिए। चलिए दोस्तों, बस यही कहता हूँ। और इस जो 8वें नंबर पे था जो मैंने आपको बताया, इसमें टोटल 8659 जिले हैं टोटल इस जगह के अंदर में। सबसे ज्यादा जिले जो इसमें हैं इंडोनेशिया में है, जो कि 7252 जिलों वाला देश अकेला है। और बस दोस्तों यही है, और तो कुछ इसमें है नहीं। और इंडिया की लगभग जो बात करी जाए, ये सब भी इंडिया के हिस्से थे। इससे पहले जो आपने सुना अफगानिस्तान, म्यांमार, जो 7 और इससे पहले सुने, वहां सबको टोटल मिला करके लगभग 300 के आसपास में जिले हैं। और ये जो आपने विदेश में सुना मलेशिया में,
यहाँ तो सबसे ज़्यादा जिले थे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी जितनी मैं इकट्ठा कर सका था अखंड भारत के ऊपर में, वह मैंने अखंड भारत के ऊपर में ये रिपोर्ट तैयार की। क्या ये रिपोर्ट आपको सही लगी? अगर रिपोर्ट आपको सही लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताना, अगर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं सही लगी हो तो वो भी बताना। दोस्तों आगे मिलता हूँ किसी और नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।